हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या बात करने जा रहे हैं, जरा देख लें फटाफट। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले के जितने भी 6 चैप्टर हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, यानी कि सारे चैप्टर, एक भी चैप्टर छूटा नहीं है। शुरू से 1 to 6 1 2 3 4 5 6 जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हम अपलोड कर चुके हैं। और 7th चैप्टर का ये पहला वीडियो आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। अब इसके अंदर हमें आज क्या पढ़ना है, सीधी सी बात है, ठीक है। पहली वीडियो है तो इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा, और इंट्रोडक्शन किसका होगा, निर्देशांक ज्यामिति का होगा। और एक्सरसाइज 7.1 का होगा, जो प्रश्नावली आपकी 7.1 होगी, प्रश्नावली बेटा, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। 7.1 का इंट्रोडक्शन होगा। 7.1 हम देखेंगे, अगर लगा हमें कि इसी वीडियो में कंप्लीट हो सकती है 7.1 तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ऐसा नहीं है कि क्लास 10th में आपको डायरेक्ट मिल गया कहीं से। थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो एक चैप्टर था क्लास 9th में ही यही सेम, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के। और क्लास 9th में, ठीक है ना, आपके पास में क्लास जो हमारी 9th थी उसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसमें पढ़ी थी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और बहुत बेसिक बारीकियां पढ़ी थी हमने उसमें। और आपको मैं बता दूं, अगर कोई देखना चाहता है क्लास 9th का चैप्टर तो ताकि बेहतर समझ में आए, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट अलग से क्लास 9th निर्देशांक ज्यामिति के नाम से चैप्टर आपको मिलेगा, और आसानी से, यार मुझे लग रहा है कि 1 या 2 वीडियो शायद अपलोड हुई हैं उसमें, वो टोटल कंप्लीट हो गया, छोटा ही चैप्टर था। तो आज हम लोग ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल क्लास 10 से ही शुरू करेंगे, थोड़ा सा बेस बनाएंगे। बेस का मतलब है थोड़ी सी पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअली निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा अंग्रेजी में भी ध्यान दें। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, COR, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपके पास में जियोमेट्री, ठीक, जियोमेट्री। ये आप थोड़ा अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बड़े हो जाओगे, तुम लोग हो ही रहे हो, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 से ही, ठीक है। पहले 10 मिनट लूँगा, 10 मिनट इस वजह से लूँगा क्या, ताकि आपका पीछे का रिकॉल हो जाए, जो यानी कि जो मैं क्लास 10th की चीज़ें आपको बताऊँ वो आपको अजीब ना लगे। हमने बेटा मुख्यतः क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ी थी, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, उसी सब क्लियर हो जाएगा। और बहुत बच्चों को याद भी आ जाएगी सब चीज़ें, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद भी हो जाएगी। हम लोग किसी भी प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब तल हमारे पास है, तल कैसा भी हो सकता है, वो कागज़ भी हो सकता है, कागज़ भी एक समतल ही होता है, ठीक है ना। और फर्श पे हम लोग कुछ कर रहे हों या फिर दीवार पे कुछ, वो तल ही है, प्लेन है। अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन, हिंदी में कहते हैं तल, बिल्कुल ठीक बात है, तल या फिर प्लेन, ठीक, आपके पास में। अब किसी भी तल को हम लोग, किसी तल में हम लोग सिंपल समझिएगा कि किसी तल में अगर हम लोग इस तरीके से 2 लाइनें बनाएं तो, और इस वाले को हम लोग कहते हैं x, और ये वाली होती है हमारी y, इनको हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। बेसिकली इसका यूज़ क्यों किया जाता है, एक्चुअली हमें अगर तल के अंदर, ये मान के चलिए हमारे पास क्या है, ये कोई तल है, ये फर्श भी हो सकता है, आपका कागज़ का भी तल हो सकता है। इसमें अगर कोई भी पॉइंट हम लोग बेटा कहीं यहाँ दिखाएंगे तो उसका एड्रेस कैसे बताएंगे आप, सीधी सी बात ये है, उसका एड्रेस कैसे बताएंगे कि ये कितना कहाँ से है। तो हम लोग इस तल के अंदर क्या करते हैं, 2 लाइन बना लेते हैं। जैसे एक लाइन तो हमने ये बना दी, ठीक है, आपके पास में, और एक लाइन ये बना दी, तो हम फिर ये बता पाएंगे कि ये इस वाली लाइन से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो भी दूरी, ये x दूरी है जो भी है, या y दूरी है, और इस वाली लाइन से कितनी दूरी पर है, ये कितना x है, जो भी है। तो हम किसी भी तल के अंदर, किसी भी प्लेन के अंदर, आपके पास में, प्लेन का मतलब जहाज मत समझ लेना, ठीक है, किसी भी तल के अंदर किसी भी स्पेशल बिंदु की स्थिति अगर हमें बतानी है तो उसको बताने का तरीका सिर्फ ये है कि हम लोग इन एक्सिस का, इन अक्षों का सहारा लेंगे, अक्षों का सहारा लेंगे। किसका, अक्ष। और अक्ष हमारे पास में 2 होती हैं बेटा, एक होती है x अक्ष, ये हमारी x अक्ष हो गई, और ये हमारी y अक्ष हो गई। डिटेल से हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था क्लास 9th में, वीडियो उपलब्ध है,
कहो तो कमेंट अगर आप लोग करोगे तब मैं डालूंगा। अगर आप कमेंट लिखोगे कि सर हमें क्लास 9 का वीडियो चाहिए, तो हम उसको कमेंट में ही आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लेकिन चलिए आज हम लोग बात करते हैं, ना ही जरूरत पड़े तो बढ़िया है, सीधा आप क्लास 10 में ही घुसे तो बढ़िया है, क्योंकि मैं पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बेसिक क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे एक्चुअली, अगर मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, इधर की तरफ एक्स डैश कह देंगे और इधर वाई डैश कह देंगे, और इस वाले पॉइंट को हम लोग बीच में बिंदु कहते हैं, इसको भी बताएंगे क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या है, मैं भी धीरे धीरे क्लियर करूँगा। तो ये एक्स अक्ष की आपके पास में धनात्मक दिशा है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसी 7, ये आगे भी चलता रहेगा। एरो का मतलब है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसको एक्सटेंड बढ़ा लेते हैं, उतना ही हम इसको लिख लेते हैं। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। नीचे की तरफ आपके पास में -1, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, -2 -3 -4 -5 एंड -6, तो ये चीज़ें हैं, ठीक भाई। अब मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास हमारे पास कोई पॉइंट है P एनी पॉइंट, और उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट में 2 3 मान लेता हूँ, उसके निर्देशांक क्या मान लेता हूँ 2 3। अभी सब क्लियर होगा 2 3 है क्या, ये 2 3 में मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस 2 3 को इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को क्या कहते हैं वो भी समझ लें। इस पूरे सिस्टम को जब हम लोग करते हैं, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना करके, उसको हम लोग कह देते हैं कार्तीय तल। ये पूरा क्या है, हमारा कार्तीय तल है, ठीक है। अब क्या है, कार्तीय तल, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन, CAR, याद रखा करें चीज़ों भी, कॉपी में नोट करते रहें। कार्टेशियन TIS, कार्टेशियन की स्पेलिंग देख लें जरा यार, हाँ ठीक है, SION, कार्टेशियन सही स्पेलिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि आप गलत लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन जो है हमारे पास में, ठीक है, किससे बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनता है, सीधी सी बात है। अब अगर इस पॉइंट को, इस बिंदु को, ये हमारा कोई बिंदु है, ठीक है, ध्यान से देखना, बस चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इस पॉइंट को हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन में इसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपके पास में, तो कैसे दिखाते हैं। ये पहले वाला जो है, इसको हम बेसिकली ऐसा कहते हैं, ये एक्स होता है इस पहले वाले को, यानी कि एक्स जो है वो 2 है। एक्स है क्या, इसको अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा वाई, इसको कहते हैं वाई, यानी कि इसमें एक्स का जो वैल्यू है वो तो 2 है, और वाई की वैल्यू हमारे पास में सीधा सीधा 3 है। तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। एक्स का मतलब, एक्स का जो नाम होता है, पहले नाम बता दे रहा हूँ, नाम होता है इसका भुज। क्या कहते हैं इसको, भुज, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, आपके पास में एब्सिसा। और इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिखेंगे, हम इसको कहते हैं भुज कोटि, इसको कहते हैं कोटि अंग्रेजी में। और नोट करते चलें इन चीज़ों को, साथ साथ थोड़ा सा नोट कर लें, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है, ताकि छोटी छोटी बातें आपको क्लियर रहें। कोटि को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेट, 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 ठीक है, ये वाला ऑर्डिनेट ही है, ये वाला ऑर्डिनेट। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजी में पता चल गया। अब इसका मतलब क्या है भुज का। भुज जो होती है हमारे पास, भुज जो होता है वो बिंदु की, ध्यान से देखना, बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को दिखाता है। लंबवत है ना, दूरी को दिखाता है, इसको दिखाता है दूरी को। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको क्लियर करता हूं। देखिए मतलब क्या है कि P पॉइंट जो है वो x की वैल्यू इसमें कितनी है, आप देखिए भुज कितना आया, x = 3 है, यानी कि भुज जो है वो 2 है, सॉरी 2 है। तो इस बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होगी वो हमारी
2 होगी, यानी कि वाई एक्स से दूरी का मतलब वाई एक्स तो ये है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, वाई वाई डैश ये वाई एक्स है, वाई एक्स से दूरी इधर की तरफ यानी कि ये वाला यहाँ पे होगी, या ये भी कह सकते हैं क्योंकि x की जो वैल्यू x इज इक्वल टू कितना है 2 है और y इज इक्वल टू कितना है 3 है, पहले समझ लीजिए, चलो बाद में समझाते हैं उसको कि x इज इक्वल टू तो 2 हो गया और y इज इक्वल टू आपका 3 हो गया, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया और 3 का मतलब ये। तो अब एक ऐसा एक आयत बनाना है, ऐसे एक लाइन इधर बनाएंगे, एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ, जहाँ ये मिलेंगे तो ये वाला P पॉइंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा P पॉइंट, और इसके निर्देशांक हमारे पास में कहलाएंगे 2,3। ठीक है, अब हाँ अब सही है, अब इसको मुझे समझाना आसान रहेगा आपको। ठीक, कैसे, देखिए इसमें सीधी सीधी बात ये है, जो कहने वाला मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या बात है कि जो x है, x कितनी दूरी, यही तो है, यानी कि यही तो है ये दूरी, और अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई तो ये दूरी जो है ये किससे, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी तो है ये, आप अगर देखो ये y अक्ष से दूरी तो है, ये 2 है। और इसी तरीके से जो हमारा कोटि है, ऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ऑर्डिनेट है, यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ, ये जो है बिंदु की ठीक है ना, x अक्ष से दूरी को दिखाता है, x अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी, ध्यान रखना किसको, लंबवत समझाऊंगा भी क्यों सब। लंबवत का मतलब है लंबी दूरी होनी चाहिए ऐसे करके, कभी कोई कहे कि ये दूरी ले लो ऐसे करके या ऐसे दूरी ले लो भाई x से, नहीं, तो सीधी सीधी बात ये है कि हमारे पास में ये जो कोटि है ऑर्डिनेट वो बिंदु की x अक्ष से दूरी को दिखाएगा, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए, देखो 3 ही है, 1 2 3, तो ये तो 3 है और ये बेटा हमारे 2 है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी पॉइंट के जो निर्देशांक है, इसको कहता है ये निर्देशांक है, P के बिंदु P के ये निर्देशांक है जो निर्देशित करते हैं कि ये कहाँ है, ये एड्रेस है इसका। और इसको प्लॉट कैसे करते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया कि आप लोग 2 3 यानी कि x इज इक्वल टू 2 लेंगे, y इज इक्वल टू आप 3 लेंगे, सीधी सीधी बात ये है। अब ये आपको मुझे लग रहा क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है चीज़ों को। 1 2 और पॉइंट हम थोड़ा डिस्कस कर लें इसमें, क्या आप कहोगे सर 1 2 और थोड़ा सा बता दो तो बातें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं इस बार ये नहीं ले रहा हूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, क्यों पॉइंट ले रहा हूँ, और वह -2 -1। आई डोंट थिंक ये कहाँ होगा, तो इसमें x की वैल्यू, x पे कितना चलना है -2, तो x पे -2, x अक्ष तो ये रहा मेरा, ये वाला x अक्ष है, तो प्लस का चलता तो इधर की तरफ जाता, लेकिन -2 तो यहाँ चलना है मेरे को, यहाँ तक मैं आया। फिर भाई साहब कह रहे हैं ये x की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये x इज इक्वल टू -2 है और ये y इज इक्वल टू -1 है। फिर y पे -1, देखिए अगर y पे +1 होता तो v हम कहाँ जाते, ऊपर जाते, यानी +1 तो यहाँ होता है ना आपके पास में, लेकिन उसका -1 तो यानी कि यहाँ है, तो एक लाइन हल्की सी ऐसे बना करके और इसको नीचे जब लेके आएंगे तो यहाँ पे कहीं को आपका ये पॉइंट मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा बेटा। तो ये जो क्यू पॉइंट है आपका वो कहलाएगा -2 और -1, और ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा कि ये जो क्यू पॉइंट है ये हमारे पास में कहाँ स्थित है, ये देखिए तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये भी हमने क्लास 9th में बात बताई थी, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, ठीक है ना आपके पास में ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि किसी भी कागज़ पे 2 लाइन ऐसे खींचोगे, ये सपोज करिए आप कि हमारा ये कागज़ है कापी का, इस पर 2 लाइन, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसी, तो कितने हिस्से बनेंगे इसके, 4, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक। तो इन्हीं चारों हिस्सों को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश है, पहला, ठीक है नहीं, चतुर्थांश है, ठीक है आपके पास में, ठीक आपके पास में, इसको हम लोग द्वितीय कह देंगे, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड मतलब चतुर्थांश, ठीक है बेटा। देन इसको हम लोग तृतीय कह देंगे, ठीक है नहीं, तो तृतीय चतुर्थांश कह देंगे। ये सब मतलब पूरा जो है हम लोग भरपूर मात्रा में पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर, ठीक है ना आपके पास में, और ये चतुर्थ हो जाएगा हमारे पास, यानी कि चतुर्थ को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चतुर्थांश, ठीक है ना आपके पास में, चतुर्थांश, ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जैसे फर्स्ट हो गए तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट है ना। चतुर्थांश को कहते हैं आपके पास में क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, क्वाड्रेंट, ठीक है आपके पास में। एंड इस वाले को हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है आपके पास में। एंड ये वाला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, QUA क्वाड्रेंट, है ना आपके पास में। इसको जरा याद रखिएगा। तो अंग्रेजी के शब्द में साथ साथ इसलिए प्रयोग करता हूँ ताकि आपको आगे जाके समस्या ना आए। तो ये चीज़ें थी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था। क्लास 9 में हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं कि किसी भी बिंदु को कहाँ दिखाना है, कैसे शो करना है, बहुत क्वेश्चंस किए हैं हमने। और उसको एक बार रिकॉल हमने थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास किया ताकि आपको इजीली समझ में चीज़ें आएँ। और एक चीज़ और मैं थोड़ी सी आपको बात बताता चलूँ। अच्छा, हम लोग चिन्हों के हिसाब से ये लोग देख लेते थे क्लास 9 में कि कौन सा पॉइंट कहाँ स्थित होगा। जैसे इसमें क्या है कि दोनों x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो आपको पता ये तृतीय में जाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट में देख पा रहे हैं कि पहले चतुर्थांश में आप देख पा रहे हैं कि x भी प्लस का है, y भी प्लस का है। तो हम लोग कहेंगे कि कोई पॉइंट अगर प्लस प्लस का है तो पहले चतुर्थांश का बिंदु रहेगा, उसका जो लोकेशन आएगी पहले चतुर्थांश में आएगी। और अगर कोई x की वैल्यू माइनस में मिल जाए, क्योंकि ये माइनस में, और y की वैल्यू प्लस में मिल जाए, तो हम लोग कहेंगे वो हमारे पास कहाँ मिलेगा, द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और अगर कोई, ये मैंने बता ही दिया कि अगर कोई माइनस माइनस हो देन वो हमेशा कहाँ होगा, तृतीय में होगा। और अगर 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 x प्लस में हो जाए, y माइनस में हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास सामने बात करूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिखा माइनस का 2 और 4, इस बिंदु को बिना प्लॉट किए आप बता सकते हो कौन सा, क्योंकि x माइनस में है तो पीछे चला जाएंगे, y प्लस में तो ऊपर चले जाएंगे। तो इसका है ये, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है ये किसका है, सेकंड का है ये द्वितीय चतुर्थांश का। ये क्लास 9 की बातें हैं। और अगर आपको यहाँ थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही हैं, नहीं देखा क्लास 9 में, पहली बार आप ज्यामिति कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा, तो आपको एक वीडियो मिलेगी बड़ी सुंदर सी, उसमें आप देखिएगा, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और मैं थोड़ा बताता चलूँ साथ में, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2-3 बातें बतानी है। इसको अगर आप नोट करना चाहो पॉज करके वीडियो आप नोट कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए, अब वो होते हैं स्पेशल पॉइंट्स। क्या होते हैं स्पेशल पॉइंट्स? कुछ स्पेशल पॉइंट्स का मतलब है कि नोट तरीके से आप लिखिएगा, इसमें नोट करके, NOT नोट करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि जैसे अगर x अक्ष पर कोई पॉइंट हो, x अक्ष पर बिंदु, ठीक है, नहीं x अक्ष पर कोई बिंदु अगर हो, x अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु होगा, कहीं भी होगा, मान के चलो कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा बेटा ध्यान रखना, उसमें y का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो x, 0 टाइप का होगा। वो किस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का, यानी कि ऐसा है कि 3,0 और अगर बेटा मैं 3,0 को प्लॉट करूं, क्योंकि वो किसी चतुर्थांश में तो आ नहीं रहा है, कि 3,0 को इसमें प्लॉट करूं, इसमें दिखाऊं कहाँ है, तो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 0 है। तो मतलब x अक्ष पे आपको 3 दूरी चलनी है, ये चल पड़े यहाँ तक, ठीक है। और y पे 0 का मतलब ये है, y पे 0 ना तो ऊपर जाना नीचे, तो यहीं पर रह जाना, तो ये पॉइंट बनेगा, यानी कि ये पॉइंट है 3,0। और आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट किस पे है, ये x अक्ष पे ही है या नहीं है, बिल्कुल है, x अक्ष पे ही है। और एक ये पहला पॉइंट हो गया ये तो, ठीक है ना, आपके पास में बता दिया मैंने। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेंगे बेटा, y अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, वो तो किस रूप का होगा, 0, y रूप का होगा। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि 0,2 है सपोज, अगर मैं 0,2 को प्लॉट करने जाऊँ, माइनस का ले लो, ऐसी कोई इशू नहीं है, ये लिख लो, माइनस का 3 ले लो। अगर मैं 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब हम लोग घंटा घर ही खड़े हैं, सिर्फ कहीं जा ही नहीं, यहीं पे हैं, x इज इक्वल टू 0। फिर है y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 है, एंड y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो y पे 3 दूरी चलना है, कितनी दूरी चलना है, 3,
कितना चलना है? 3। तो जो 3 दूरी चली जाएगी आपके पास में, तो वो अब ये चिन्ह बताएगा, नीचे चलना तो माइनस में, ऊपर चलना तो प्लस में। तो ये माइनस में है तो नीचे की तरफ चलेंगे, यानी कि यहाँ पे। इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा 0, आपके पास में -3। तो अगर एक्स अक्ष पे बेटा कोई पॉइंट मिले आपको, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वो x, 0 टाइप का होगा। और कोई भी बिंदु अगर हम लें y अक्ष पे, तो वो 0, y टाइप का होगा, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट वो होता है घंटाघर पे, यहाँ पे अगर हमारे पास मूल बिंदु, ठीक है ना, आपके पास क्या है? मूल बिंदु। इसको जो बीच वाला पॉइंट है इसको कहते हैं बेटा मूल बिंदु। अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, याद रखना है। क्या कहते हैं? ओरिजिन, ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन। तो ये वाला पॉइंट एक्स अक्ष पे भी होता है, वाई अक्ष पे भी होता है, इनका दोनों का समावेश है। उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बेसिकली ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से, कैपिटल ओ से। तो ये ओ है हमारा, ये मैंने 0 लिख लो या फिर दिखाने के लिए ओ लिख लो। अंग्रेजी भाषा में अगर आप लिखोगे तो आई थिंक थोड़ी सी तबीयत यार गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ा स्लो मोशन में काम चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, कंसेप्ट हम पूरे बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा बहुत आपको आज क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ फिर मैं कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स आपको इसीलिए है ताकि आप मुझे बता सको कि आपको समस्या कहाँ है। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास इसमें और नहीं करेंगे यार, अब हम लोग सीधा अपने सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। और सिलेबस क्या कहता है मैं रफ कर रहा हूँ इसको, अगर कुछ आपको नोट करना है तो इजीली इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक, चलिए, ठीक है। क्लास 10th का जो सिलेबस है वो बड़ा आसान सिलेबस है। कहने की बात ये है, हम लोग अलग अलग प्रश्नावली में एक अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। और कहने की बात ये है, हमारे पास प्रश्नावली जो है बेटा, प्रश्नावली, ठीक है ना, प्रश्नावली 7.1 है। इसमें एक हम लोग दूरी वाला सूत्र पढ़ेंगे, दूरी सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है वो? अभी वो आज ही पढ़ेंगे हम लोग, इसको तो आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली जो मेरे पास रहेगी 7.2, उसके अंदर हम लोग एक विभाजन, डिवीजन फॉर्मूला पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र। अरे ऐसा है यार, फालतू टेंशन नहीं लेते हैं, जो पढ़ना उसी की बात करते हैं, बाकी क्यों बात करें। अभी वीडियो बनाएंगे तो आगे की तरफ, तो हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, यानी कि 7 पॉइंट प्रश्नावली आपके पास में 7.1 का ये इंट्रोडक्शन है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 7.2, ठीक है, इंट्रो है ना। तो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, बेसिकली बड़े आसान तरीके समझेंगे, बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लड्डू है कहने की बात है। हम लोग इसके अंदर दूरी सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र, हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र, है ना। अंग्रेजी में कहेंगे इसको डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस, ठीक है, आपके पास में समझ रहे हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, नहीं फॉर्मूला, ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दिस, ये होता क्या है एक्चुअली। पॉइंट की जानकारी हमने दे दी, बिंदु क्या होता है, सीधी सी बात है। तो अगर हम लोग मान के चलो कि इसको पहले क्यों बना रहा हूँ यार, मान के चलो कि हमारे पास से कोई पॉइंट है P एंड द कोऑर्डिनेट, इसके जो निर्देशांक है वो x1 है और y1 है। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि x1 और y1 है क्या, निर्देशांक है P के, इसमें x1 क्या है, भुज है, एब्सिसा है, एंड y1 क्या है, कोऑर्डिनेट है, यानी कि कोटि है। भुज कोटि वाला चक्कर अभी बताया था मैंने, क्या है, क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दी जाएगी कुछ ना कुछ, बीच में कोमा है, एंड अनदर वन हमारे पास, फिर मैं इसको बना रहा हूँ यार, बनाना तो है लेकिन अभी नहीं बनाना ना, ठीक है। हमारे पास ये क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग कहेंगे x2 और y2। तो हम लोगों को दो बिंदुओं के अगर वो निर्देशांक देता है सवाल के अंदर, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी। तो ये कहा जा सकता है देन पी क्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू का आप कह सकते हो पी तथा क्यू के बीच दूरी, के बीच दूरी, या फिर
आप इसको हम पी क्यू को दूसरी बात भी कह सकते हैं, पी क्यू की लंबाई से भी इसको कहा जाता है भाई पी क्यू की लंबाई है ये, बात समझ रहे नहीं। तो चाहे तो आप पी क्यू को के बीच की दूरी कहिएगा या फिर पी क्यू की लंबाई कहिएगा, बात एक ही है। और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, देन पी क्यू कैन बी फाइंड बाय, क्या हम लोग करते हैं x2 माइनस x1, अभी सिर्फ याद रख लीजिएगा, फिर बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें एक चीज़ देखें, थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल भी। मैं पी क्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दूं कि x1 को शुरू में लिख दूं और x2 को बाद में लिख दूं का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो किसी कोई समस्या रहेगी क्या? आपको सर जी माइनस का फर्क आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा। क्यों? देखिए अगर मैं बात करूं क्योंकि x2 माइनस x1 है, मान के चलो कि हमने किया है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। मैं इस बार इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे उल्टा हो गया ना नीचे, तो मेरे पास आएगा -2 का होल स्क्वायर और ये भी 4 ही होता है। तो कहने की बात ये है, कुछ बुक राइटर्स अगर आप किसी दूसरी किताब में जाएं और आपको लगे कि सर जी फॉर्मूला आपने उल्टा लिख दिया, तो आप गलत हो वहाँ। आप चाहे ये कहिएगा, नो टेंशन, इजीली आप इसको सेम ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र, इसको यही हमारा दूरी सूत्र है जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट आ जाता है, मन में बात चढ़ रही होगी कि यार गुरुजी ये आया कहाँ से, फॉर्मूला बना कैसे ये, ठीक है ना। कुछ जिनकी क्यूरियोसिटी बढ़िया, मतलब जो इच्छा शक्ति रखते हैं, जो सीखना कुछ चाहते हैं बच्चे, वो कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ की ना तह तक जाया जाए, तो ये फॉर्मूला बना कहाँ। तो दिक्कत कुछ नहीं है, इस वीडियो में चलते चलते कहीं ना कहीं मैं इसको करा दूंगा आपको, क्योंकि अभी बताऊंगा तो चैप्टर थोड़ा सा आपको हिला देगा। ज़्यादा दम नहीं है इसके प्रूफ, मैंने कि सूत्र जब बनाते हैं ना उसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, वो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद करिएगा, और मैं इस चैप्टर में ही या तो एक्सरसाइज कराते समय या फिर आज ही कोशिश करूँगा, वीडियो की लंबी ना हुई तो मैं इसका प्रूफ जरा 5 मिनट की बात रहेगी वो मैं कर दूँगा, ठीक। अब इसमें भी एक स्पेशल केस होता है, कैसा होता है? स्पेशल केस मतलब कुछ खास स्थिति। क्या है कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए जो पी पॉइंट है हमारे पास, ये पी पॉइंट की दिशा का हमने कह दिया इस बार x, y है बेटा। क्या है? चौक बढ़िया नहीं चल रही, जरा चौक बदल ले भाई। ठीक है, हमारे पास P के कोऑर्डिनेट हमारे x, y हैं और इसकी हमें दूरी निकालनी है मूल बिंदु से, O से 0,0 से। तो अगर बेटा हम लोग इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो इसमें x1 y1 का काम तो करेगा xy, तो हम लोग PO निकाल रहे हैं, कहने के बाद डिस्टेंस दूरी किसके बीच की? इस मूल बिंदु कौन सा होता है? ये वाला मूल बिंदु होता है जहाँ बिल्कुल घंटाघर की बात हम लोग अगर करें, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, x2 माइनस x1, ऐसा कर लो, ये x1 माइनस x2 कर लो, बात एक ही है, क्योंकि ये x1 हो जाएगा ये y1 और ये x2 हो जाएगा ये y2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, एंड 0 माइनस y का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट निकल के आता है, कि किसी भी हम लोग अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो आप डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल कि वो कह रहा है कि P हमारा 3,4 है कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, मूल बिंदु से दूरी हमें निकालनी है। तो आप लोग फिर डिस्टेंस फॉर्मूले के पास कहाँ जाओगे? ये डायरेक्ट है हमारे पास, तो PO दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x ये y ये है y ये है, क्योंकि देखो x ये था y ये था, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अंडर रूट 25, ये आ जाएगा 5 मात्रक, क्या जाएगा 5 मात्रक आपके पास में। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, इसको एक तरीके से और दिखाया जा सकता है थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं इसी को मैं एक तरीके से और बात करूं, ऊपर जगह लेकर के थोड़ी सी, है ना, ठीक है, जो नोट करते हैं ना जो चीज़, अगर रोक के वीडियो की जरूरत पड़ी तो देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड पी पॉइंट यहाँ पर पी पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो ये मूल बिंदु है, इससे ये वाली दूरी तो निकालनी मेरे को, ये वाली पी ओ या ओ पी, यही तो निकालवाई मैंने अभी जो निकाली है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये क्या होगी, ये तो x होगी ना, क्योंकि ये इसका भुज है और भुज y अक्ष से दूरी को दिखाता है, और ये कितनी होगी, ये y होगी, ये x है तो बेटा ये भी x ही होगी। तो अब ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकती है, और पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे तो OP का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और जब OP के ऊपर से हम लोग वर्ग हटाएंगे तो OP बराबर आ जाएगा √(x² + y², और साथ ही साथ को गुरु जी कहोगे प्लस माइनस भी आएगा, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो हम लोग ये केस डिस्कस ही नहीं करेंगे, फिर हम लोग केवल प्लस वाली बात करेंगे। तो देखिए बात वही है, ये PO है यहाँ, सॉरी, ठीक है आपके पास। तो मेरा कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो वो मैं आपको उसी तरीके से बताना चाहता हूँ। तो बस इतनी बात थी इसके अंदर हम लोग जो बताना चाह रहे थे। तो अब हम सीधा एग्जाम्पल्स में चलते हैं। किस में चलते हैं? एग्जाम्पल्स में। आप जो चीज़ तुम्हें लग रही हो उसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ और एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहा हूँ। सब लोग अब NCERT की पुस्तक अपने हाथ में लेकर रखें, क्योंकि भाई काम आपका है, पढ़ाई आपकी, क्लास आपकी, नंबर आपको लाने हैं, मुझे तो मात्र पढ़ाना है अपनी तरफ से फुल प्रयास करके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज में नहीं, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर जी एग्जाम्पल्स भी कराते हैं। देखो भैया NCERT जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें लिखा हर एक क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन है NCERT में, उसको आप इजीली हल्के में नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात? वो कभी भी पेपर में टपक सकता है, और आपको पता है इसके अंदर NCERT में एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम, एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते हैं। तो मेरा तो यही है भाई, सीधी सीधी बात है कि एग्जाम्पल्स एक ना छोड़ा जाए। और अगर आपको चाहिए 95+ मार्क्स मैथमेटिक्स में, कितने प्लस मार्क्स? 95+ मार्क्स चाहिए, तो बेटा फिर एग्जाम्पल्स पे चलिएगा। चलिए इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक। आप लोग स्क्रीन पर बेटा देखिएगा, लैंग्वेज लिखी है, और साथ ही साथ वहाँ नहीं देख पा रहे तो आप लोग बेटा अपनी किताबों में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहा है, क्या बिंदु, देखिए क्या बिंदु 2, 3 -2 -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? बढ़िया। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। हम लोगों को पॉइंट्स जो दिए हैं, एक्चुअली वो दिए हैं, मैं लिख ले रहा हूँ एक बार। पॉइंट्स जो दिए हैं, ये दिया है 3,2, ठीक है ना आपके पास में, और -2, ठीक है, और दूसरा होता है 2,3, ये पॉइंट्स दिए हैं हमें 2,3। अब 3 बिंदु हैं, सीधी सीधी बात है। अब 3 बिंदु की कैसी स्थिति हो सकती है? मैं देखो भाई 3 बिंदु 2 ही स्थितियों में हो सकते हैं, या तो वो तीनों बिंदु, मैं इसको नाम दे रहा हूं, जैसे मैं इसको कह रहा हूं P, इसको कह दे रहा हूं मैं Q, इसको कह दे रहा हूं मैं R। एग्जाम्पल में भी यही नाम दिए है क्या? हाँ ठीक है, तो आप रिलेट करने में आसानी रहेगी। तो अगर मैं कहूं कि ये P है, फिर ये Q है, फिर ये R है, एक स्थिति ये हो सकती है तीनों एक ही लाइन में आ जाए, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। लेकिन ये एक ही लाइन में आएंगे, कैसे पता चलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक स्थिति ये होगी कि अगर P तो पॉइंट ये है, Q सपोज कर लो कि हमारे पास में कोई भी पॉइंट है, एनीवेयर यहाँ पे है कोई पॉइंट Q, एंड R यहाँ पे है, तो जब इनको आप ज्वाइन करोगे तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बनेगा। छोटी क्लासेस के अंदर ज्योमेट्री में, त्रिभुज वाले चैप्टर में, आपको किसी ना किसी मास्टर ने अगर ये बात बताई है तो इसका मतलब वो टीचर बहुत गजब था। क्या था
कि अगर कोई त्रिभुज बनता है तो उसमें कंडीशन होती है। क्या कंडीशन? त्रिभुज बनने की कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि बड़ी भुजा जो होती है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का मतलब जैसे ये बड़ी भुजा है, ठीक है मेरे भाई, वो हमेशा छोटी होगी, वो हमेशा छोटी होगी अन्य दो भुजाओं के योग से, अन्य दो भुजाओं के योग से। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो त्रिभुज बनेगा। और अगर 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 इसमें ये ध्यान रखिए, अगर बड़ी भुजा, मैं लिख रहा हूं बड़ी भुजा, ठीक है, बराबर हो अन्य दो भुजाओं के योग के, तो बेटे त्रिभुज नहीं बनेगा। सीधी सीधी बात है, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज कब बनेगा? अगर देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर पी आर, सबसे बड़ी भुजा पी आर है, अगर वो छोटा रहे किससे? पी क्यू प्लस क्यू आर से, तो हम बेटे सीधी सीधी बात कहेंगे हाँ जी गुरुजी एक त्रिभुज बन जाएगा ऐसे वाला। और अगर बेटा इस वाली की बात कर पी आर इक्वल हो जाए पी क्यू प्लस क्यू आर के, तो हम बेटे सीधी सीधी बात करेंगे त्रिभुज नहीं बनेगा। तीनों बिंदु, ठीक है, तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होंगे, सरल रेखा में होंगे। ये बहुत मोटी बात है जो बता दी आपको इतनी छोटी सी बातचीत में, कि भाई सीधी बात है अगर सरल रेखा में होंगे तो कंडीशन ये फॉलो होगी, और अगर सरल रेखा में नहीं होंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। दो स्थितियां बनेगी, तीसरी कोई बनेगी नहीं। तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नोट बना करके आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोगों को कह रहा कि ये जो पी क्यू आर पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास बेटा, इनसे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा उसकी बात हो रही है। सीधी सीधी बात ये है। अब भाई ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को इसका मतलब है क्या चेक करना रहेगा? ये चेक करना रहेगा, यानी कि ये कंडीशन, यानी कि हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी आर, ठीक है, फिर निकाल लेंगे हम लोग पी क्यू, फिर निकाल लेंगे हम लोग क्यू आर, और ये तीनों चीजें निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तीनों चीजें। और तीनों चीजें जब निकाल लेंगे, तीनों चीजें निकाल करके इन स्थितियों में देखेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉलो ये होती है या ये होती है, जो भी है वो देखते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे बोर्ड भी जरूरत पड़ेगा भाई, मेरे पास ये छोटा सा ही बोर्ड है, तो आप लोग इसको नोट कर लें वीडियो को रोक करके, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं रफ कर रहा हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ। अब आपको याद आएगी किसकी? वो जो फॉर्मूला भी बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या था कि अगर हमारे पास पी, हमारे पास कोई पॉइंट है, क्यू पॉइंट ये है, इसके निशांक x1 कोमा y1 है और इसके निशांक x2 और कोमा y2 है, कोमा भी लगा देने में। तो पी क्यू जो रहेगा, इनके बीच की दूरी रहेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इजीली, या नहीं करेंगे? करेंगे। अब पी आर निकालना है। पी आर मीन्स इस पी पॉइंट और इस आर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूलना भी पड़ेगा, हमें इसको भूलना पड़ेगा इस वाले को, तो इसको हटा दे रहे हैं, बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा जब इसकी दूरी हम लोग निकालेंगे, तो ये तो काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का, ये काम करेगा x2 का, ये काम करेगा y2 का। तो बेटा सिंपली हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटे क्या बनेगा? ये अंडर रूट में बनेगा, ठीक है, 2 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 आ जाएगा। मात्रक लिख दो चाहे तो आप, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि वो सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी है, हम मात्रक लिख के काम चला लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्यू को ले आओ। क्यू क्या था मेरा? किताब से देख लें एक बार और, -2 -3 कोमा -3। अब मैं निकालूंगा पी क्यू। पी क्यू का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी। तो अब x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा और y2 का काम ये करेगा।
तो फॉर्मूला लगा रहा हूं दूरी वाला, x2 माइनस x1 -2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। किसी को कोई समस्या हो तो भाई अभी देख लेना, वीडियो को रोक करके देख लेना, कैसे भी समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपके लगाया है थोड़ा सा फॉर्मूला समझने में। तो ये तो हो गया माइनस के 5 का होल स्क्वायर, सीधा 25 होता, कोई मना करने वाला नहीं है, प्लस ये भी -5 का 25 हो गया आपके पास, सीधी सीधी बात है, ये हो गया √50। मात्रा तक छोड़ो, अभी नहीं लिखते हैं। फिर अंडर इसका कैसे निकालेंगे, क्यू आर मीन्स किनके किनके बीच की दूरी, क्यू के और आर के। तो इस बार हमारे पास x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, सीधा सीधा समझना। तो दिस माइनस दिस, यानी कि 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि ये माइनस में था, प्लस आपके पास में 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर ले इसको थोड़ा सा, कितना बनेगा, ध्यान से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा √52, सॉरी 22 नहीं 52। तो अभी भी क्लियरिटी नहीं आ रही इसमें, क्योंकि हमने ये कहा था अभी कि त्रिभुज अगर बनेगा तो फिर बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, बड़ी भुजा देख सकते हो अब आप कौन सी बड़ी भुजा बन रही है इसमें, सबसे बड़ी भुजा बन रही है पी आर नहीं, पी आर कहां बन रही है सबसे बड़ी भुजा, क्यू आर सबसे बड़ी भुजा बन रही है इसमें, क्या बन रही है, क्यू आर, √52 है ना। तो हम लोगों को देखना रहेगा क्यू आर अगर है ना आपके पास में, वो छोटा रहे किससे, पी आर प्लस पी क्यू के, ये तो कहा था हमने कि जो बड़ी भुजा है अगर वो छोटी रहेगी तो त्रिभुज बनेगा, ये तो देखना है मेरे को, बनेगा, सीधी सीधी बात है, यही है ना। हाँ, तो अगर ये बड़ी भुजा तो यही है ना, इसमें क्यू आर या आर क्यू भी कह सकते हो, क्यू आर भी कह सकते हो। और अगर ये स्थिति ना बने, कुछ और बन जाए, क्यू आर हमारे पास बराबर जाए पी आर प्लस पी क्यू के, तब स्थिति गड़बड़ा जाएगी बेटा, तब त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। तो अब मुझे एक बात तो क्लियर है इसमें, ये बात सीधी सीधी क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा इसकी वैल्यू 1.41 के आसपास होती है, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बेटे छोटी क्लास में भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालो 2 का, तो यही आएगा। फिर अगर आप बात करो 50 की, तो ये 7.07 के आसपास आएगा मुझे जो लगता है, हाँ इतना ही है, और वो आपकी किताब में भी लिखा है। और √52 जो बनेगा वो आ जाएगा 7 पॉइंट्स में लिखा है 21 के आसपास, ठीक है ना आपके पास में। तो अब दिख रहा है, देखो अब दिख रहा है, ये सबसे बड़ी है, ये कौन सी है, बड़ी है। अब इसमें देखो सेटिस्फाई करा के देखो, क्यू आर कितनी है, यानी कि 7.21 जो है वो छोटी होनी चाहिए किससे, 1.41 प्लस 7.07 से, देखते हैं, छोटा होना चाहिए, हो ही गया 8.47 आ जाएगा ये, ठीक है ना आपके पास 4.8 तो बिल्कुल है, सत्य है, ठीक है नहीं, चूंकि हम लिख देंगे यहाँ, चूंकि जो क्यू आर है वो छोटा है पी आर प्लस पी क्यू से, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू तथा आर एक त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज बनाएंगे, ये लिखेंगे बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे, जो भी है। क्वेश्चन का आधा हिस्सा खत्म हो गया, उसने क्या पूछा था कि हाँ आंसर हमारा आ गया, हाँ ये तो एक आंसर आ गया इसलिए करके। लेकिन भाई साहब ये कह रहे हैं कि यदि हाँ तो बताइए कि इस प्रकार का त्रिभुज जो बनता है बेटा वो कैसा बनेगा। कैसे का मतलब क्या है यार, कैसे का मतलब ये है, हम बता रहे हैं त्रिभुज भी कई प्रकार के होते थे भाई, वो समबाहु बनेगा, ठीक है, समद्विबाहु बनेगा, ठीक है, या विषम बाहु बनेगा, ठीक है,
यह समकोण बनेगा। और भी थे, न्यूनकोण त्रिभुज भी था, ही था। इसमें चेक करना, देखो समबाहु तो नहीं, समबाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर, तो ये तो केस खत्म हो गया। समद्विबाहु का मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर, ये भी केस खत्म, दो भुजा बराबर है ही नहीं। विषमबाहु मतलब जिसमें सारी भुजाएं बराबर, जिसमें सारी की सारी भुजाएं अलग अलग हो, ये है। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी, है ना। आपके पास वो समकोण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं, अब इतना झंझट में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे आप अगर थोड़ी सी बात ध्यान दें इसके अंदर, एक बात ध्यान अगर छोटी सी दे ले, बस थोड़ा दिमाग लगा लें, जो अगर मैं पी क्यू का वर्ग कर लूँ ना, सॉरी बड़ी भुजा का वर्ग अगर मैं कर लूँ, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन सी थी हमारी, क्यू आर, सॉरी क्यू आर है ना सबसे बड़ी। तो क्यू आर का अगर मैं वर्ग कर लूंगा बेटा, तो वो बराबर किसके होगा, वो पी आर का वर्ग प्लस पी आर का मतलब प्लस पी क्यू के वर्ग के बराबर है, चाहे चेक कर लो। इसका वर्ग यानी कि कहने की बात, इन्हें हटाओ, चलो अब इनसे हमें जरूरत नहीं है। अंडर रूट 52 का वर्ग जो है, 52 का जो वर्ग है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू, यानी कितना, अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस अंडर रूट 50 का वर्ग, यही तो है मेरे भाई। तो 52 बराबर होना चाहिए था 2 + 50, और 52 इज इक्वल टू 52 हो गया एग्जैक्टली। ये क्या है, इसको पहचानिए जरा, पहचानो कौन है ये थी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। वो पाइथागोरस प्रमेय किसमें काम करती है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में करती है। किसमें करती है, समकोण त्रिभुज में काम करती है। किसमें, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब जो त्रिभुज दिया गया है ना, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्लियर, जो नोट करना चाहो कर लो, पॉज करके वीडियो में अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तब तक आप एग्जाम्पल को पढ़िए जरा, अपना जो आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, 5 है इसके अंदर टोटल। अभी फटाफट निपटा दे रहे हैं, देखते हैं फिर अगर थोड़ा एक्सरसाइज में भी अगर काम बन जाए आज, अगर मेरी तबीयत ने मुझे साथ दिया तो, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 सेकंड वन, ठीक है। भाई साहब कह रहे दर्शाइए कि, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, है ना, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है मेरे को, कि बिंदु दिए हैं उन्होंने, बिंदु तो दे ही रहा है वो हमेशा, कि 1,7 एंड 4,2 एंड -1, आई थिंक, यस। और लास्ट वाला है आपके पास में और करके -4,4, एक वर्ग है, एक 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 वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। तो बेटे सीधी सी बात है, क्योंकि कितने पॉइंट्स हैं, ये कितने पॉइंट्स हैं, 4 हैं, तो 4 पॉइंट्स कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। तो मेरे को ये दिखाना कि जो अगर इनको मिला दिया है ना आपस में, अभी तो अजीब खराब सा बन रहा है ये, वो ये कह रहा है कि अगर इनको पॉइंट्स को मिलाया जाए तो हमें जो आकृति मिलेगी ऐसी नहीं मिलने की, हमें एक वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। इस वाले पॉइंट पर मैं ए कह दूं, बी कह दूं, सी कह दूं और डी कह दूं, मैं इसमें कुछ काम आपके ऊपर छोड़ूंगा करने को एग्जाम्पल में। और मैं इस वाले पॉइंट को कह रहा हूं ए, तो इसके निर्देशांक 1,7 हो गए, बी को मैंने कह दिया ये 4,2 हो गया, और सी को मैंने कह दिया मेरे भाई -1 हो गया, और डी को मैंने -4,4 कह दिया, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो आकृति है ABCD वो एक वर्ग होगी, और वर्ग की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या यही काफी है, वर्ग की चारों भुजाएं, ठीक है, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। क्या यही कंडीशन काफी है वर्ग प्रूव करने के लिए? मतलब अगर हम सिर्फ क्या कर लेते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA दिखा देते हैं, चारों भुजाएं बराबर दिखा देते हैं, तो क्या वर्ग बन जाएगा? भाई बन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी भी तो आकृति हो सकती है भाई, ये वर्ग थोड़ा ही है। वर्ग में होते हैं 90 डिग्री के एंगल। अब एंगल्स का चक्कर तो हम डिस्कस यहाँ कर नहीं रहे हैं, हम तो दूरी का सूत्र लगा रहे हैं, उसी से कुछ जुगाड़ हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी तो बन सकता है, ये वर्ग नहीं होते, समचतुर्भुज होता है अगर कि सारी भुजाएं बराबर हो आपस में। तो इसको वर्ग दिखाने के लिए इसमें एक कंडीशन और लगाएंगे हम लोग कि इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण भी। तो दूसरा पॉइंट ये है, वर्ग के
वर्ग के विकर्ण मतलब डायगोनल है ना, विकर्ण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है मेरे बेटे। तो अब पहली स्थिति तो ये लाएंगे आप लोग कि आप सबसे पहले दिखाएंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और उसके बाद में दिखाएंगे कि जो इसका विकर्ण है ए सी वो बराबर होगा बी डी के। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात ये है बेटा, आप लोग करना क्या है, सबसे पहले आप ए बी निकालेंगे, फिर आप बी सी निकालेंगे, फिर आप सी डी निकालेंगे, फिर आप डी ए निकालेंगे, और उसके बाद ए सी निकालेंगे और आपको बी डी निकालेंगे। यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 बार दूरी सूत्र लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कि जैसे आप ए बी निकालेंगे, मैं समझा रहा हूं एग्जांपल्स को, आप किताब से अपने आप भी कर सकते हैं, मैं एक थीम बना रहा हूं ताकि आपको चीजें प्रॉपर समझ में आए। ए बी का मतलब क्या रहेगा, ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की दूरी। ये वाला पॉइंट क्या है जरा देख लें एक बार, ये 4 ही है ना, नहीं 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 नहीं, ये वाला है 4,2 है ना, 4,2। तो जब ए बी निकालेंगे तो ये 1 x1 का काम करेगा, ये 7 y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो सीधा फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट करके, कैसे कि y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला को रखना साथ में जो दूरी सूत्र था, 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करो तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यह आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अंडर रूट। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा आ जाएगा कितना, ये अंडर रूट 34। आगे जाने की जरूरत नहीं कभी अंडर रूट 34 का मान निकालो भाग विधि से, नहीं नहीं नहीं, बस इतना छोड़ना है। ऐसे ही फिर आप जब बीसी निकालोगे, बीसी में क्या होगा, बीसी में क्या होगा कि x1 का काम तो ये करेगा, y1 का ये करेगा, यानी कि 4x1 बन जाएगा, और जो आपके पास में 2 है वो y2 बन जाएगा। ये x2 हो जाएंगे, ये y2 हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 यानी कि -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 25 प्लस 9 34 ही आएगा, 25 प्लस 9 ये भी अंडर रूट 34 आ जाएगा, सीधी बात है। और बस अब आपके लिए काम है, आप देख लेना किताब में, CD भी आपके पास अंडर रूट 34 ही आएगा जब आप निकालो। CD का मतलब जब ये वाली डिस्टेंस निकालोगे आप दूरी वाले सूत्र से, और DA भी आपका अंडर रूट 34 ही आएगा। एग्जाम्पल है तो। फिर जब आप AC निकालोगे, AC का मतलब है फिर ये दूरी निकालनी है। इस दूरी को निकालते समय इसको x1 बोल देंगे, इसको y1, और इसको x2, ये y2 है ही है। तो अंडर रूट ऑफ आपके पास में y2 माइनस y1 -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, आपके पास में इसको हटा दे रहा हूं मैं, विकर्ण बराबर वाला कंडीशन नोट कर ली होगी आपने। ठीक है, प्लस आपके पास में -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 4 प्लस 8 का होल स्क्वायर होता है बेटा 64। ठीक है ना, और अंडर रूट 72 आ जाएगा, ये अंडर रूट 72। अब देखते हैं ये वाला कितना आता है। BD कितना बनेगा भाई, इस बार BD जब निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये आपके पास में x2 होगा, और ये y2 होगा। तो देखिए x2 माइनस x1 -4, अरे वो फॉर्मूला है, कभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये वाला फॉर्मूला जो PQ वाला फॉर्मूला भी लिखवाया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे हो कि जी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और फॉर्मूला बताया नहीं है, बता चुका। ठीक है, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कैलकुलेट कर लो अंडर रूट, ये तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 आ गया, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये तो अंडर रूट 68 आ रहा है। तो अलग कैसे आ गए भाई, इसमें गड़बड़ हुई है कुछ। हाँ तो 72 कहाँ हो रहा है, ये 64 और 4 ये भी तो 68 ही है, ये भी तो 68 ही है। आप देख पा रहे हैं कि AC बराबर किसके है, BD के है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और विकर्ण बराबर है। तो सीधी सीधी बात ये रही कि जो आपने कहा था वो वही है, ये विकर्ण जो है बराबर है, तो आप कह सकते हैं इजीली बन जाएगा। अब उदाहरण नंबर 3 पे चलते हैं, और उसमें चित्र मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 को जब तक मैं इसका चित्र बनाऊं तब तक आप उसे पढ़ो एक बार। अब जो इस क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं अब क्वेश्चन।
आकृति 7.6, ये आकृति 7.6 ही है डायग्राम। कक्षा में रखे डेस्को की व्यवस्था दर्शाती है। आशिका, भारती और कैशिला, 3 लड़कियां हैं। एक तो है आपके पास में आशिका, आशिमा, ठीक है। उसके बाद में एक लड़की है भारती और एक लड़की है कैमिला, आज हिंदी गलत पड़ी जा रही, कैमिला। और कर्मशः यानी कि इसका दिशा, इसको तो कहा ए पॉइंट्स पे, यानी कि ये बैठी है कहाँ पे 3,1, इसमें बताऊंगा कहाँ है अभी। भारती मतलब बी बैठा है 6,4, ठीक है ना, 6,4 और बेटा हमारे पास सी बैठा है 8,6 पे। तो वो ये कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि वे एक सीधे में बैठी हैं, एक सीध में बैठी हैं, यानी कि एक ही लाइन में हैं। अगर हैं तो सराकरण मतलब इसका जांच करनी है, मतलब पता करना है इस ड्रामेबाजी क्या है। पहले ए को बनाइए 3,1, एक्स भुज कितना है 3 है, कोटि 1 है, तो एक्स पे ये एक्स एक्सिस बना लीजिए इसको इधर, ये एक्स एक्सिस मान लो, ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस मान लो। तो एक्स एक्सिस में 3,1 है ना, तो 3 एक्स इज इक्वल टू 3 और 1, तो यानी कि यहाँ तो आशिका बैठी है, आशिमा सॉरी, ये ए बैठी है। और उसके बाद में हमारे पास भारती जो है बी, वो 6,4, एक्स इज इक्वल टू 6 और ये 4, यानी कि यहाँ पे बैठी होगी, यहाँ पे आपकी भारती बैठी है। फिर कैमिला जो है वो सी पॉइंट पे है 8,6, दैट मीन्स यहाँ पे। ग्राफ में बहुत जल्दी पॉइंट पता चल जाते हैं, जैसे इसमें डब्बे बने होते तो फटाफट पता चल गए, तो ये सी पॉइंट है। तो अब हमें देखना क्या ये एक सीध में बैठी है या नहीं है, इसको देखना। अभी तो दिख रहा है, सीधी बात है कि एक सीध में ही हमें दिखाई दे रही है, देखें दिख रही, लेकिन हाउ टू प्रूव कैसे करना है, ठीक है, हमें इसमें प्रूफ कैसे करना है ये देखना है। तो इसके लिए मैंने अभी कंडीशन बताई थी कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, ये लिखेगा, नोट करके दोबारा फिर लिख लिए। यदि मैं इसी से बना रहा हूं, यदि ए बी सी, ए कोमा बी तथा सी एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा पर हो, तब मैंने कहा था कि जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा कौन सी बनेगी, AC हमेशा बराबर रहेगा AB प्लस BC के, ये कंडीशन हो, क्योंकि कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर अगर ये हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जाता, कोई सा भी एक पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता, तो फिर ये एक सीध में थोड़ा ही आती, फिर तो त्रिभुज बन जाता। और त्रिभुज में फिर वही कंडीशन है कि यहाँ पे बराबर की जगह क्या लग जाता, फिर ये वाला चिन्ह छोटे हो जाने वाला, तो ये हमारा बराबर का चिन्ह है। तो इस कंडीशन को वेरीफाई कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो हम लोग पहले AC निकाल लेंगे। AC का मतलब है आपके पास में A और C के बीच की दूरी, मतलब क्या है AC, यहां से देख लो, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, इसको छुपा लो, ये x2 काम करेगा, ये y2, क्योंकि AC निकालना ना, तो x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूं बेटा कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 5 का ही होल स्क्वायर 50 आ जाएगा, ये 5 का होल स्क्वायर फिर 25 आ गया, तो यानी कि अंडर रूट 50 आ गया, सीधी बात है, कितना आ गया, अंडर रूट 50 आ गया, ठीक है। AC जो है वो कितना आ गया हमारे पास में, अंडर रूट 50। और अंडर रूट 50 को हम लोग अगर थोड़ा सही तरीके से लिखें गणित का प्रयोग करके, 25 इसे लिख सकते तोड़ के, 5 गुणे 2, तो उसको लिखेंगे 5 अंडर रूट 2। कोई मना कर रहा क्या, नहीं, मात्रक भी लिख सकते हो क्योंकि लंबाई है ना, ठीक है ना आपके पास में। चलिए अब हम लोग निकालेंगे AB का मतलब है A और B के बीच की दूरी। अब x1 y1 तो ये है, लेकिन x2 y2 का काम करेंगे ये वाले, ठीक है भाई। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
प्लस 3 का स्क्वायर फिर 9 अंडर रूट 18, 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, कैलकुलेट कर लेना। एक और बची हमारी ए बी निकाल, ए सी निकाल, अब निकालो बी सी, और बी सी को कैसे निकालेंगे आप, इनके बीच की दूरी। इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस दिस माइनस दिस 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो 4 का मतलब हो गया अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तेरा चेक करना, अगर मैं 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 जोड़ दूँ तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। आप देख लो ए सी जो है 5 अंडर रूट 2 जो है वो इन दोनों को जोड़ के मिल रहा है, 3 और 2 5 हो गए ना, तो बन गया। तो मतलब ये एक ही सीध में रहेंगी। आप लिख सकते हो कि हाँ जी हाँ ठीक है, ये लड़कियां एक ही सीध में क्लास में रहेंगी। चलिए अब 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक बार बोर्ड साफ कर रहा हूँ, उसको ख़त्म करके फिर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इसको रफ कर देना। तो अब जो कहानी है वो है हमारी एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल बचे हैं। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5, ठीक है ना। उसमें कहा है, सॉरी पहले 4 करेंगे, 5 तो लास्ट वाला है ना। उसमें कहा है कि x और y, x और y, x और y में संबंध बताना है मेरे को। संबंध ज्ञात करो, संबंध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, संबंध ज्ञात करो, ताकि x कोमा y बिंदुओं, मैं एक बार लिख दूं फिर आपको समझाऊंगा। बिंदुओं 7,1 और 3,4 3,5 से समदूरस्थ हो। ये शब्द को समझाऊंगा मैं, क्या है ये समदूरस्थ का मतलब क्या है, दूरस्थ, और अंग्रेजी में कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी आपके पास में डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस हो, समदूरस्थ हो, ठीक। तो ये है खेल। क्या है, कहा क्या है हमें x और y में संबंध बताने। उसने ये कहा है कि हमारे पास एक पॉइंट तो बेटा ये 7,1 है, और दूसरा पॉइंट है 3,5 है, और अगर हमारे पास ये कोई पॉइंट P हो, हम इसको P पॉइंट कह रहे हैं, ये x, y है, x, y है। ये पॉइंट है आपके पास में, एक पॉइंट यो है, एक पॉइंट यो है, सबके निर्देशांक पता है। भाई साहब कह रहे हैं अगर मैं इसको कुछ कह दूं, एग्जाम्पल में क्या कहा उस हिसाब से करते ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। इन्होंने इस्तेमाल किया है ए बी, तो इसने इसको कहा है ए, इसको कहा है बी। तो कह रहा है कि अगर ये समदूरस्थ का मतलब है कि जितनी दूरी P की A से है उतनी दूरी P की B से भी होगी। तो x और y में संबंध बताना है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि हमारे पास ये समान दूरी पे हैं कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। P बिंदु जो है दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो कहने की बात ये, हमें ये कंडीशन करनी है कि AP बराबर लेके चलना है BP, ठीक है। और AP कैसे निकालोगे बेटा, AP निकालने के लिए सीधी बात है, इसको x1 कह लेंगे, इसको y1, और इसको x2 कह देंगे, इसको y2 कह देंगे। तो जब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे दूरी वाला तो कैसे लगेगा, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट तो है ही यार बड़ा वाला पर, और फिर कितना है y2 यानी कि y माइनस, क्योंकि y2 का काम करेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट। BP कैसे निकालोगे बेटा, BP में क्या आ जाएगा, BP में क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये x1 y1 का काम करेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएंगे x2 और y2। फिर वही कंडीशन क्या वाली कि x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस के 3 का होल स्क्वायर, बड़े आराम से समझना चीजों को, और फिर हमारे पास है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो लगा दिया। अब दोनों पक्षों का पहले तो वर्क कर दो, अंडरूट की टेंशन खत्म हो जाएगी। जब वर्क करेंगे दोनों पक्षों का तो इधर भी वर्क हो जाएगा और इधर भी वर्क हो जाएगा, वर्क से अंडरूट खत्म। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अंडरूट नहीं लिखेंगे जब हम वर्क कर देंगे। साथ ही साथ में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कक्षा 7 वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वाला है ना, वो फॉर्मूला खोलूंगा। देखिए
तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला खोला इसका, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक भाई, बात खत्म। देखिए क्या अवस्था है। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, और जो जो बचा उसको लिख लीजिएगा, बस बात खत्म हो गई। तो माइनस के 14x तो एक बचा, और इधर से x वाला पोर्शन कहाँ है, अरे ये x वाला था यार, तो और प्लस के 6x यहाँ आ जाएगा इधर आकर के, साथ ही साथ प्लस का माइनस का 2y यहाँ पे है ही है, और माइनस का प्लस का 10y इधर से आ जाएगा, बराबर संख्याओं को उधर भेजो, माइनस का 49, माइनस का 1, माइनस का 9 और माइनस के 25, गलत, प्लस का 25 प्लस का ये। जब आप इसे करोगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 8x, माइनस का 8x और प्लस के 8x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 49, 50, 50 में से 25 फिर 36 हो गया, कितना हो गया 36, देखो ना 50 तो ये हो गया, 50 माइनस के आपके पास में कितना बचेगा, फिर 9 तो जो है ही है, 25 और 9 कितना हो गया 34 हो गया, है ना, 16 बचेगा माइनस का, कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16 बचेगा। जब 16 बचेगा माइनस का तो क्या स्थिति बनेगी, इधर से माइनस 8 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 16, तो जी माइनस से माइनस 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई बराबर 2, बाकी कुछ कहने की बात नहीं, खत्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, और फिर भाई साहब इसे नोट करना चाहो कर लो, वैसे किताब में है, मैं इसको नोट करने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा है हमारे पास कौन सा, लास्ट वाला 5, और फिर हम लोग टेंशन फ्री एक्सरसाइज में घुसने के लिए तैयार। 5 वाला कह रहा है वाई अक्ष पर एक बिंदु ऐसा है, देखिए ये थोड़ा टेक्निकल है, वाई अक्ष पर एक बिंदु ऐसा है, एक बिंदु, ठीक है नहीं, कैसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा ज्ञात करना है, ऐसा बिंदु वाई अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है मेरे को, ज्ञात करो, ठीक है नहीं, जो बिंदुओं, ठीक है, आपके पास में दो बिंदु दे रखे, एक तो दे रखा ए, वो दे रखा 6,5, और दूसरा दिया मेरे को और करके बी पॉइंट दिया है -4,3, है ना, से समदूरस्थ है, वही कंडीशन ऊपर वाली, से समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है, मैं लिख दे रहा हूँ सवाल में, फिर मुझे ज़्यादा वीडियो में कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधा अपलोड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा बस हाथ से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन को समझिए, हमें कहा है कि एक पॉइंट ऐसा हमें P फाइंड आउट करना है जो इस बिंदु A और B से ये P है समदूरस्थ हो, यानी कि सीधी सीधी बात वही है कि AP अगर बराबर होगा PB के, लेकिन इसमें A कितना है, A हमें दे रखा 6,5, और बेटा ये वाला दे रखा हमें कितना -4,3, चेक कर लेना एक बार कि सही भी लिखा नहीं। तो अब ये वाला पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, इसमें कंडीशन गई है वाई अक्ष पर, इस पर वाई अक्ष पर, और मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रो में ही बताई थी कि अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे होगा, वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा, नोट लिखवाया था, तो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा नहीं होगा, वो किस फॉर्म का होगा, 0,y, उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स वाई होता है पॉइंट, अगर ये पॉइंट वाई अक्ष पे है तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, तो यानी कि पी के निर्देशांक बनेंगे 0,y, बात ही खत्म हो गई। आप लिख सकते हैं चाहे तो उसमें चूंकि बिंदु यहां लिखेंगे आप, चूंकि बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है ना, स्थित है, अतः जो P पॉइंट होगा वो हम ले लेंगे 0,y, अतः हम लोग, या फिर इसको जब हमने चूंकि लिखा तो आप इसे नीचे लिख दें यहाँ करके,
इसीलिए हम लोग p को क्या ले लेंगे 0,1। और अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो AP है ना बेटा वो हमेशा BP के बराबर होगी, क्योंकि समदूरस्थ है। तो AP को निकाल लें, AP का मतलब फिर इसमें ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 काम करेगा, ये y2 का। तो आ जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर रहेगा अंडर रूट। अब हम निकाले हैं ये वाला BP, तो ये x1 है, ये y1 है, तो सीधी सीधी बात है माइनस का 4 नहीं भाई 0 माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्क कर लेंगे, देखो क्या होगा, वर्क करने पर रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y। कुछ लोग सोच रहे हो क्या हो गया ये भाई साहब, मैंने y - 5 का होल स्क्वायर का सूत्र बोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab वाला। फिर ये हो जाएगा 16 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab 6y। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और y वाला पोर्शन दे लिया हो, माइनस के 10y पहले से इधर है ही, और प्लस का 6y इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 उधर है ही प्लस 9 भी उधर है, जोड़ लो ना इनको, 25 कर लो, 16 9 25, और 36 को उधर लेके जाओ, माइनस 36 और माइनस 25, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 36, माइनस से माइनस करता है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सारणी में 36, और y का मान हो जाएगा 9, y का मान हो जाएगा 9। बस भाई इतना ही कहानी थी, इतनी ही कहानी थी, और मुझे लगता है अब समय ज़्यादा हो जाएगा इसमें वीडियो में, यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.1 करते हैं। थैंक यू।